हेलो डियर, जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है MSN2 यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 के यह 31 नंबर का वीडियो में। तो माय डियर, जो भी हमारे पढ़ने वाले डियर हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका जो सब्जेक्टिव है वह MSN2 का समाप्त हो चुका है। यहाँ पे जो है आपका अब आज जो है वह लास्ट है किसी भी थ्योरी पेपर का, वह आपका डिफरेंस होने वाला है। मतलब विभिन्न दो टर्मों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, अंतर बताओ देखेंगे, जिससे आप लोग को बहुत सारे चीज़ क्लियर भी होगा और बहुत सारे चीज़ को बारे में समझ में भी आएगा। तो वीडियो को देखिएगा, समझ गए। दो दो टर्म के बारे में जो है उसके अंतर, उसके बीच क्या अंतर है, वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, नॉलेज के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आप टर्म को भी समझेंगे और दोनों के बीच का अंतर भी समझेंगे। साथ ही नीचे दो प्रश्न ऐसा लाए हैं जो 5-5 नंबर में पहले पूछे गए हैं। तो अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो वह दो प्रश्न में से अगर कोई एक भी पूछ दिया तो आपका 5 नंबर गोल हो जाएगा। और बड़ी आसान है, बहुत आसान है, दो छोटा छोटा प्रश्न है, 5 नंबर में पूछता है, जिसको हम लेकर आए हैं। ये वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा है। तो जितने भी सेकेंड ईयर के हैं, यह 31 नंबर का वीडियो है MSN2 का, तो आप लोग अच्छे से देखिए। आपको पता है कि कल MSN1 आया था। चलिए करते हैं शुरू। कहता है बेनाइन ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में क्या अंतर है बताइए। आप लोग को मैं कैंसर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैं कैंसर के सेल जो है पढ़ाए थे कि कैंसर का सेल दो तरीके से डेवलप होता है, एक बेनाइन ट्यूमर बनाता है और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर बनाता है। और इसी के आधार पर आपके जो है बहुत आप हद तक ये डिसाइड करेंगे कि बेनाइन ट्यूमर खतरनाक होता है या मेलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक होता है। ठीक है, क्योंकि यह ट्यूमर बनाता है, यही जो कोशिका होता है बेनाइन और मेलिग्नेंट, ये दोनों एक प्रकार का कैंसर सेल है। और यही दोनों कैंसर सेल जो है आपका बॉडी में निर्माण करता है ट्यूमर का। समझ गए ना। तो चलिए, इधर है बेनाइन ट्यूमर, इधर है मेलिग्नेंट ट्यूमर। कहता है ऐसे ट्यूमर जिनमें कोशिका विभाजन की वृद्धि दर धीमी होती है, समझ गए, वह मेटास्टेटिस अनुपस्थित होती है। अब इसको लाइन बाय लाइन कैसे हम लिख सकते हैं, तो इसमें लिखते एक नंबर में कि ऐसे ट्यूमर जिनमें कोशिका विभाजन की वृद्धि दर धीमी होती है। मतलब बेनाइन ट्यूमर में जो कोशिका का विभाजन होता है, डिवीजन होता है, वह धीमी होती है, क्योंकि हम जानते हैं सेल अपना गुण रखता है डिवीजन होकर नए नए कोशिकाओं बनाना। तो उसी प्रकार से जो बेनाइन कैंसर वाला जो ट्यूमर होगा, या यूँ कह सकते हैं कि यह कैंसर का फर्स्ट टाइम का होता है। तो इसमें जब किसी व्यक्ति में फर्स्ट टाइम का कैंसर होता है ना, तो वह धीरे धीरे जो है फैलते हैं। तो यही है, ये वृद्धि दर इसका धीमा होता है। ठीक है, इसमें जो विभाजन और वृद्धि दर होगा वह अधिक तीव्र होता है। समझ गए। मेलिग्नेंट ट्यूमर होने पर यह तेजी के साथ कोशिका विभाजन करता है और अधिक तीव्र गति से जो है यह वृद्धि भी करता है। ओके, इसमें मेटास्टेटिस जो है अनुपस्थित होता है, इसमें मेटा अनुपस्थित होता है। समझ गए, मेटास्टेटिस जो है वह अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें मेटास्टेटिस जो है उपस्थित होता है। समझ गए, इसीलिए इसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। इसमें मेटास्टेटिस अनुपस्थित होने के कारण और इसमें उपस्थित होने के कारण मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। समझ गए। यह कैप्सुलेटेड होते हैं, यह नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। ओके, वह नियमित एवं कम गंभीर होते हैं, जिनका उपचार प्रायः सफल होता है। लेकिन यह अनियमित होता है, अधिक गंभीर होता है, जिनके उपचार की सफलता दर काफ़ी कम होता है। मतलब मेटास्टेटिस जो होता है यह काफ़ी गंभीर जो है आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा तेज़ गति से कोशिका विभाजन करके और यह बॉडी में कैंसर को फैलाता है। लेकिन ये जो बेनाइन ट्यूमर है इसमें मेटास्टेटिस नहीं होता है, यह धीरे धीरे विभाजन करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, जिससे उपचार में अगर सही समय पर उपचार इसको मिल जाए तो ऐसे में जो है यह ठीक हो जाता है। लेकिन जिसको अगर यही ट्यूमर बेनाइन वाला ही अगर मेलिग्नेंट वाला में जा चुका है, इस स्टेज में पहुंच चुका है कि उसका सेल जो है मेलिग्नेंट ट्यूमर बना रहा है, तो वहाँ पे व्यक्ति को बचना जो है बहुत ही हद तक असफल हो जाता है। ठीक है, इसमें उपचार की जो सफलता दर है काफ़ी कम हो जाता है। तो यही आपका मेलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर है। समझ गए। अब आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी कैसे पूछता है, यूपी में पूछा भी गया था कि निम्न में से कौन सा कोशिका में जो है मेलिग्नेंट पाया जाता है। तो बेनाइन सेल में जो है आपका मेनिंगनाइट होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे है, कहता है मोतियाबिंद और ग्लूकोमा में क्या अंतर है आप लोग बताइए। एक होता है आपका ग्लूकोमा है, एक मोतियाबिंद है, दोनों में हमको अंतर
बताना है। तो देखिए जब अंतर समझिएगा तो यहाँ पे ये भी क्लियर होगा कि मोतियाबिंद क्या होता है, ग्लूकोमा क्या होता है। समझ गए दोनों में अंतर। देखिए इधर कैटरैक्ट मोतियाबिंद है, इधर ग्लूकोमा है। नेत्र लेंस अथवा इसके कैप्सूल या दोनों के आंशिक या पूर्ण अपारदर्शी ओपेसिटी होना मोतियाबिंद कहलाता है, जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है। ये अंधेपन का प्रमुख कारण है। देखिए मोतियाबिंद हम पहले ऐसा पढ़ा ही चुके हैं। इसमें होता है कि नेत्र में आँख में जो लेंस होता है या फिर लेंस का जो कैप्सूल होता है, जो जिसमें आपका लेंस रहता है, वो या तो लेंस या कैप्सूल या फिर दोनों आंशिक रूप से मतलब पार्शियली रूप से या कंप्लीटली जो है वह ऑपेसिटी मतलब अपारदर्शी हो जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, अच्छे से दिखाई देने के लिए पारदर्शी होना चाहिए, तभी हम इस पार के सामान को उस पार देख पाते हैं और आँख हमारा पारदर्शी का ही काम करता है। लेकिन इसमें होता यह है कि मोतियाबिंद होने पर लेंस या लेंस का जो आवरण है, जो कैप्सूल है, वह दोनों या फिर दोनों में से कोई भी जो है आंशिक या पूर्ण रूप से अपारदर्शी हो जाता है, तो ये मोतियाबिंद कहलाता है। जिससे होता यह है कि आपके दृष्टि बाधित हो जाती है, समझ गए। और यह जो है आपके ब्लाइंड यानी अंधेपन का प्रमुख कारण में से एक कारण मोतियाबिंद होता है, समझ गए। ग्लूकोमा इसका सफल इलाज जो है इसका लिए सर्जरी ही होता है, समझ गए, या लेंस को ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। ग्लूकोमा विकारों का एक समूह है। ग्लूकोमा एक आँखों का जो है बीमारी है, समझ गए, जिसमें आँख में जो भरे तरल होते हैं, जो तरल जो होते हैं, वह उनके कारण जो है आँख में प्रेशर लगता है, इंट्राओकुलर प्रेशर लगता है, आईओपी, समझ गए, जिसके कारण सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाते हैं और इससे अंधापन हो सकता है। तो ग्लूकोमा बेसिकली आँखों का एक बीमारी है, जिसमें जो आँख में भरा तरल है, समझ गए, कौन सा तरल, एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर, ठीक है, दो तरल है। यह तरल आँख में सामान्य से ज़्यादा हो जाता है तो वह प्रेशर बनाता है, आईओपी प्रेशर बढ़ाने लगता है। अब जिससे आईओपी प्रेशर बढ़ता है तो चूँकि हमारा जो आँख का नर्व कनेक्ट है, देखने वाला ऑप्टिक नर्व, यह जो है नष्ट हो सकता है इस लेवल के बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने से, जिससे व्यक्ति में अंधापन हो जाता है, ठीक है। तो यह मोतियाबिंद और ये ग्लूकोमा दोनों समझ में आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपके सामने में है, देख लीजिए। प्रश्न है, कहता है राइनटिस और मेरिंजाइटिस क्या होता है बताइए। यहाँ पे क्या है, मेरिंजाइटिस, ठीक है, मेरिंजाइटिस है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये है मेरिंजाइटिस और ये है आपका राइनटिस, राइनटिस और मेरिंजाइटिस, ओके। देख लीजिए, राइनटिस नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक की जो म्यूकोसा होता है, उसके जो झिल्ली होता है, उसमें वायरस या बैक्टीरिया द्वारा हुए दीर्घ या तीव्र इन्फ्लामेशन को राइनटिस कहते हैं। नाक से पानी आना इसका प्रमुख लक्षण है, इसे नाक बहना भी कहते हैं। तो देखिए राइनटिस मुख्य रूप से नाक बहना को ही कहते हैं, बार बार नाक से बहुत ज़्यादा पानी आना, पानी निकलना। यह तब होता है जब आपके नाक का जो म्यूकोसा होता है, यह आपके नाक के पानी को नहीं रोक पाता है, म्यूकस, समझ गए, और यह जो है वायरस या बैक्टीरिया के कारण इन्फ्लामेटेड हो गया रहता है, समझ गए, या एक क्रॉनिक या तीव्र कुछ भी हो सकता है, समझ गए, जिसके कारण जो है आपके राइनटिस हो जाता है। यह एक बिल्कुल इन्फेक्शन वाला है, समझ गए, क्योंकि आइटिस लगा है, दोनों में आइटिस है तो दोनों इन्फ्लामेशन ही होगा, और इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फेक्शन या चोट कुछ भी से होता है, ठीक है। तो नाक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली जो होता है, श्लेष्मा झिल्ली, उसमें वायरस और बैक्टीरिया द्वारा हुए दीर्घ मतलब क्रॉनिक या एक्यूट इन्फ्लामेशन को राइनटिस कहते हैं, ओके। नाक से पानी आना इसका प्रमुख लक्षण है और राइनटिस को नाक बहना भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है हमारा इस साइड है मेरिंजाइटिस। मेरिंजाइटिस कहने का मतलब है कि यह कान का एक संक्रमण होता है। मेरिंजाइटिस एक कान का संक्रमण है, ठीक है, ये लैरिंजाइटिस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मेरिंजाइटिस है। मेरिंजाइटिस यह एक कान का संक्रमण है जिसमें टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पर पुटिकाएँ, समझ गए ना, इस पे जमते हैं, मतलब पुटिकाएँ पर जो है टिम्पनिक मेम्ब्रेन पर जो है एक पुटिकाएँ जो है जम जाते हैं, जिससे तीव्र दर्द होता है। इस संक्रमण का मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया होता है। तो एक साइड राइनटिस है, एक साइड मेरिंजाइटिस है, ये नाक का प्रॉब्लम है, एक कान का प्रॉब्लम है, ठीक है,
यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लामेटेड हो जाता है। यहाँ पे जो है यह भी जो है इन्फेक्शन वाला ही है, और इसमें कान का जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है उस पर एक परत जम जाता है, एक पुटिका जम जाता है, जिससे जो है दर्द काफ़ी होता है, और इस संक्रमण का मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई होती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। राइनिटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे एक और ज़बरदस्त प्रश्न है, टिनिटस और साइनोसाइटिस। टिनिटस क्या होता है और साइनोसाइटिस क्या होता है, आपके सामने है। यह एक कान का रोग है, समझ गए। एक रोग का प्रकार है जिसमें रोगी अपने कानों में घंटियाँ बजने की आवाज़ों को महसूस करता है, समझ गए, और यह मेनियर्स रोग का प्रमुख लक्षण होता है, ठीक है ना। तो माय डियर, टिनिटस कहने का अर्थ है कि यह एक कान का रोग है जिसमें रोगी अपने कानों में घंटियाँ बजने की आवाज़ जो है महसूस करता है। जबकि होता यह है कि बाहरी कोई आवाज़ उसको सुनाई नहीं देगा, मरीज को बाहर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगा, समझ गए, लेकिन उसको कान में महसूस होगा कि टिनिटस की तरह, घंटी की तरह आवाज़ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बीमारी होता है कान का। साइनोसाइटिस आपका नाक में अंदर स्थित जो साइनस होता है उसका संक्रमण एवं प्रदाह, नासा गुहिका प्रदाह साइनोसाइटिस कहलाता है। यह दो प्रकार के होता है, तीव्र व दीर्घ। साइनोसाइटिस होता है, आपको जब आप फिगर देखिएगा, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ, तो साइनोसाइटिस जो है आपके नाक जो है नासा जो कैविटी होता है, नजल कैविटी, साइनोसाइटिस जो है आपके इधर नाक से इधर भी होता है, इधर भी होता है, ठीक है, इधर भी होता है, एक गड्ढा टाइप से होता है, ठीक है। नाक के आसपास के गड्ढा एरिया होता है, वो साइनस बनाता है, जिसको नासा गुहिका भी कहते हैं। गुहा के मतलब ही होता है कैविटी, छिद्र होना। तो यह जो है एक छिद्र टाइप से, एक नली टाइप से नाक के आसपास जो है आपको बनाता है, समझ गए। अब इसी में होता यह है कि इसी साइनस में संक्रमण और इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, यह तीव्र अचानक से भी हो सकता है और क्रॉनिक लंबे समय से भी हो सकता है। तो यही साइनोसाइटिस हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कहता है अस्थि भंग है या मोच है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्चर एंड स्प्रेन, ठीक है, देख लीजिए। अस्थि भंग इधर है, फ्रैक्चर और इधर मोच है। हड्डी का बीच से टूट जाना या दरार पड़ना अस्थिभंग कहलाता है, समझ गए। मोच क्या है, अस्थिबंध लिंगामेंट का फटना अथवा अस्थिबंध में खिंचाव आने को मोच कहते हैं, बस यही अंतर है। अस्थिभंग होता है जिसमें कंप्लीट आपके हड्डी बीच से टूट पड़ेगा या उसमें दरार पड़ जाएगा, तो अस्थिभंग हो जाएगा। लेकिन मोच में ऐसा नहीं होता है। मोच में जो लिंगामेंट होता है, जो अस्थि को बांध कर रखता है, उसमें जो है आपके खिंचाव हो जाता है या उसमें वह जो है फट जाता है, जिससे मोच कहते हैं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति द्वारा अस्थि अथवा हड्डी पर ज़्यादा जोर डाला जाता है तो हड्डी या अस्थि टूट जाती है, ठीक है। किसी अंग का अचानक गतिजनक होने से या किसी अंग का जोर सहित मरोड़े जाना मोच का कारण होता है, ठीक है, यही चीज़ होता है। अस्थि से पूर्णतः अपंगता भी हो सकता है एवं कुछ मामलों में अस्थि भंग के कारण वाइटल साइन धमनी को क्षति पहुंचने से मृत्यु तक हो सकती है। और आप लोग देखते हुए रहिएगा कि भयंकर अगर फ्रैक्चर हुआ रहता है तो व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है, खासकर जब आपका स्पाइनल इंजरी होता है तो, ठीक है ना। जबकि मोच में ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए। मोच में जो है व्यक्ति को नॉर्मली बॉडी अगर अचानक से चल रहा है, पैर उसका जो है गड्ढा में पड़ गया, तो गड्ढा में पड़ गया तो उससे क्या होता है, अचानक से मुड़ जाएगा, अचानक से गति में आ जाएगा, जिससे उसका जो है मरोड़ पड़ जाता है, समझ गए। और मरोड़ पड़ता है तो जो लिंगामेंट जो अस्थि को दोनों तरफ से बांध के रखता है, जोड़ के रखता है, उसमें खिंचाव या उसमें फट जाता है, जिसके कारण सूजन होता है, आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है। तो यही मोच होता है। मोच को लिए बेस्ट तरीका होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, RICE, ठीक है ना। RICE यही जो है टेक्निक अपनाकर मोच वाले को ठीक करते हैं। लेकिन अस्थि भंग के लिए सर्जरी वगैरह, प्लास्टर वगैरह किया जाता है, समझ गए। तो यही मोच और अस्थि भंग में अंतर है, मैंने बता दिया। ओके, आगे चलिए। आगे है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, कहता है स्किन ट्रैक्शन एवं स्केलेटल ट्रैक्शन में अंतर बताना है। बहुत मोस्ट ये आपको आगे हम आज यही पढ़ाने वाले हैं कि ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। ट्रैक्शन, चलिए, एक होता है स्किन ट्रैक्शन, एक होता है स्केलेटल ट्रैक्शन। देखिए, इधर है स्किन ट्रैक्शन, इधर है स्केलेटल ट्रैक्शन, समझ रहे हैं। टूटी हुई हड्डियों के उपचार के लिए पट्टियों, खपचियों मतलब स्प्लिट
कैनवास आदि को अस्थि भंग स्थान पर त्वचा के ऊपर बांधा जाता है। वह वजन बांधकर पुली से सही दिशा में खींचा जाता है। यह अस्थि भंग का अस्थायी इलाज है। देखिए स्किन ट्रैक्शन है और इधर आपका क्या है, स्केलेटल ट्रैक्शन है। ठीक है, अब देखिए ये तो स्किन ट्रैक्शन देख लिए कि टूटी हुई हड्डियों के उपचार के लिए पट्टी, खपची मतलब स्प्लिट जो सहारा दे, ठीक है ना, कैनवास आदि को जहाँ फ्रैक्चर हुआ है उस स्थान पर त्वचा के ऊपर मतलब स्किन के ऊपर जो है बांधा जाता है। बांधकर एक वजन बांधकर पुली से, जिसमें इस ट्रैक्शन में लगा होता है पुली, उस पुली से जो है एक सही दिशा में खींचा जाता है और यह अस्थि भंग का अस्थायी इलाज है। समझ गए। डॉक्टर जब जाइएगा तो अच्छे अच्छे डॉक्टर ये ट्रैक्शन मशीन, अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ रहता है तो उसको जो है ये ट्रैक्शन लगा के खींच के सही दिशा में रख कर तब जो है वह प्लास्टर करता है, जिससे टेढ़ टाढ़ न हो। ठीक है ना, तो ट्रैक्शन का बेसिकली काम है कि यह ज्वाइंट वाले जगह को सही से मेल खाता है, मिलाता है, जिससे ज्वाइंट सही से हो पाता है, पट्टी वट्टी जो है वो सही से प्लास्टर हो पाता है। ठीक है। स्केलेटल ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, पिन, तार, रड आदि से अस्थि को जोड़ा जाता है। वह वजन, पुली, रस्सी आदि साधनों द्वारा अस्थि को उचित स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब किसी का भयंकर अगर मान गए बहुत ज़्यादा 1-2 बार टूट चुका है हड्डी, ठीक है, खंड खंड में टूट चुका है, तो उसको अगर पिन की आवश्यकता हो, रड लगाना हो, तार रड लगाना हो, तो इन सब लगाने के लिए जो है क्या किया जाता है, आपको ये स्केलेटल ट्रैक्शन जो है एक वजन के साथ पुली के साथ में जो क्या करता है कि उस हड्डी को एक सही पोजीशन में रखता है, सही स्थिति में लाने के लिए जो है इस स्केलेटल ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। समझ गए। तो स्किन ट्रैक्शन स्किन के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन ये स्केलेटल ट्रैक्शन वहाँ उपयोग किया जाता है जहाँ मरीज को रड लगाना हो, पिन लगाना हो, तार लगाना हो, इसके लगाकर हड्डी को जोड़ना हो, तो वहाँ पे स्केलेटल ट्रैक्शन का उपयोग करते हैं। जबकि यहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्चर में भी जो है स्किन ट्रैक्शन किया जा सकता है। समझ गए। तो ये आपका दोनों हो गया इसका प्रकार। ओके, आगे चलते हैं। एक और बहुत अच्छा प्रश्न है माय डियर, कहता है कार्डियोजेनिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या अंतर है। तो बड़ी अच्छा प्रश्न है, देखिएगा दोनों शॉक का प्रकार भी है। कार्डियोजेनिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है। हृदय की बीमारी, चोट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कारण शरीर को रक्त प्रवाह की कमी होने से उत्पन्न होने वाले शॉक कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब है कि हृदय जनित आघात, मतलब हृदय से संबंधित आघात। अब मान गए कोई व्यक्ति को हृदय का बीमारी है, या फिर हृदय में चोट लग गया, ठीक है, या फिर एमआई इन्फार्क्शन है, ठीक है, एमआई जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो इसमें अगर अचानक से आपके बॉडी को हार्ट जो है ब्लड सप्लाई बंद कर देगा, तो क्या होगा, उससे जो है आपका आघात लगेगा, वह जो है कार्डियोजेनिक शॉक में आता है। ठीक है, तो ये कार्डियोजेनिक शॉक हो गया। दूसरा है हाइपोवोलेमिक शॉक। अब यहाँ पे वॉल्यूमिक का मतलब होता है वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है, वॉल्यूमिक, ठीक है, ये याद रखिएगा। वॉल्यूमिक का जो संबंध होता है वह आपके आयतन से संबंधित होता है, और हाइपो मतलब होता है कम, यानी आपके बॉडी में तरल की मात्रा अचानक से कम होने पर, कब होता है, रक्तस्राव हो जाएगा, ठीक है, या अन्य कारणों से आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा। समझ गए। तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में तरल का आयतन कम जाता है बहुत ज़्यादा, और उससे जो उत्पन्न शॉक होता है उसे हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। ठीक है, चाहे आपके बॉडी से तरल का मात्रा बहुत निकल जाए, पानी वानी कुछ भी, इलेक्ट्रोलाइट, या फिर आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद भी जो है आपके शरीर में आयतन कम जाएगा तरल का, तो यही हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। और हृदय से संबंधित अगर आघात लगेगा तो वह कार्डियोजेनिक शॉक होगा। ओके, तो दोनों का अंतर मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब चलिए अब चलते हैं मेन प्रश्न की तरफ जो मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके 5 नंबर में पूछे गए हैं सीटी स्कैन के बारे में। इस सीटी स्कैन के बारे में बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं सीटी स्कैन होता क्या है। माय डियर, सीटी स्कैन को कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी
मतलब कंप्यूटराइज टोमोग्राफी अथवा कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी जो है कहते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है। आपसे कहीं पूछ देगा कि सीटी स्कैन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन मीन्स कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ठीक है, सीटी मतलब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी या फिर इसी को कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, इसमें रोटेटिंग्स, ठीक है, इसमें रोटेटिंग्स एक्सरे मशीन व इसमें रोटेटिंग जो होता है, इसमें रोटेटिंग जो आपका एक्सरे मशीन होता है, देखते होइएगा जब सीटी स्कैन में जाइएगा तो आपको जो है सुला दिया जाता है और उसमें एक गोला सा जो है आपको मशीन लगा होता है। ठीक है, जैसे मानिए कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ए बेड है, ठीक है, ए बेड है। अब इसी पर आपका एक जो है गोला सा जो है मशीन होता है, रोटेड मशीन होता है जो नचते रहता है, समझ गए, जो एक्सियल अपने धुरी पर जो है नचते रहता है, इसीलिए इसे एक्सियल कहा जाता है। अब ये फिक्स होता है, ये नचते रहता है। बॉडी पार्ट को इसके सामने जैसे ही जिस पर बॉडी पार्ट को आपको करना है सीटी स्कैन, इस गोलाकार के सामने लाया जाता है और ये नचते रहता है। इससे जो है आपका रेडिएशन उत्पन्न होता है। अब जैसे ही इसके सामने आपको बॉडी आएगा, चूँकि बॉडी को करना है जिस पार्ट को, तो एक गोला वाला के सामने आपको लाया जाएगा और बटन टिपा जाता है, तो यह गोला वाला क्या करता है, यह इमेज ले लेता है आपके उस बॉडी पार्ट को जिसको आपको करना है। ठीक है, तो यह सीटी स्कैन होता है। इसमें रोटेटिंग जो है एक्सरे मशीन व कंप्यूटर्स की मदद से शरीर के अंगों की 2D एवं 3D क्रॉस सेक्शनल इमेज तैयार की जाती है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब है कि यह आर पार करके इमेज को तैयार करता है, समझ गए। और इसमें 2D और 3D जो है आप क्रॉस सेक्शन इमेज तैयार कर सकते हैं, समझ गए, जिसमें एकदम बिल्कुल क्लीन से आपको सब चीज़ दिखता है, समझ गए ना। उसके बाद सब चीज़ अलग अलग क्लीन से दिखेगा हर एक बॉडी पार्ट। ओके, और ये जो है आपके इसमें रोटेटिंग एक्सरे मशीन और कंप्यूटर के मदद से 2D और 3D क्रॉस सेक्शनल इमेज तैयार कर सकते हैं, समझ गए। तो यही सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन निम्न स्थितियों का निदान करने के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन किन किन मामलों में जो है किया जा सकता है, तो चलिए इसको हम आपको दिखा देते हैं। आपके सामने में है, किसी को संक्रमण हुआ है, जैसे देखते हो या कोविड के समय बहुत ज़्यादा सीटी स्कैन करवाया जा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि सीटी स्कैन से बहुत अच्छा फाइंडिंग मिल रहा था। तो ये है पहला। फ्रैक्चर होने पर, ठीक है, फ्रैक्चर होने पर भी हो सकता है। कोई ट्यूमर वगैरह बॉडी में है तो उसको भी ये कर सकता है। ठीक है, आपके इंटरनल चोट है, आपके आंतरिक अंगों में कोई चोट लगा है तो उसमें भी ये कर सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग में भी कर सकता है, समझ गए। सर्जरी व बायोप्सी की प्रक्रिया में, अगर सर्जरी या बायोप्सी करना है तो उसमें भी जो है ये कर सकता है। उपचार का प्रभाव पता लगाने के लिए कि कितना ज़्यादा उपचार सही किए हैं, तो कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है या नहीं है, तो ये सब मामले में हम जो है सीटी स्कैन कर सकते हैं। बाकी अगर मन हो तो नॉर्मल मामले में भी, पेट उट गड़बड़ भी है, एब्डोमिनल सीटी स्कैन भी होता है, शरीर का संपूर्ण सीटी स्कैन भी होता है। तो जैसा ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से सीटी स्कैन सब जो भी है करवा सकता है जिसको मन होता है, ठीक है ना। तो सीटी स्कैन में सब चीज़ संभव है, बशर्ते थोड़ा सा इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए नॉर्मल बीमारी में सीटी स्कैन डॉक्टर नहीं करवाते हैं, ठीक है ना, एक्सरे से ही काम चला लेते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं, बता दिए सीटी स्कैन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है ट्रैक्शन। अभी ऊपर जो ट्रैक्शन आपको पढ़ा है ना, ये 5 नंबर में पूछा गया, अब हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे। तो ट्रैक्शन का मतलब आप लोग ऊपर समझे हैं दोनों ट्रैक्शन का। चलिए ट्रैक्शन देखिए। ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें वजन के साथ एक पुल्ली होता है, समझ गए, घिरनी टाइप से होता है, रसरी होता है। इन सभी साधनों के जरिए व्यक्ति को टूटे हुए जो है अस्थियों को वापस से उचित स्थान में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ें है, जाइएगा देखिएगा जहाँ डॉक्टर सब होते हैं अच्छे अच्छे, वहाँ पे ट्रैक्शन जो है आपके होते हैं, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति है, अब इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि मान गए जब ज्वाइंट करेंगे और बिना ट्रैक्शन के करेंगे तो हो सकता है हल्का टेढ़ हुए ज्वाइंट हो जाए, गलत ज्वाइंट हो जाए, ठीक है ना। तो ये ट्रैक्शन क्या करता है कि आपके सही जगह पर दोनों हड्डी के बीच जो फ्रैक्चर के बाद जो गैप है, उसको गैप को ठीक तरह से फुलफिल कर पाए, सडी जो और हड्डी है वह एक सही पोजीशन में आ जाए। इसके लिए जो है आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके द्वारा? इस ट्रैक्शन में वजन होता है, पुल्ली होता है, रस्सी होता है। इन तीनों के सहायता से ट्रैक्शन के जरिए टूटी हुई हड्डियों को वापस उचित स्थान में लाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओके,
इसका उपयोग मेरुदंड पर दबाव कम करने के लिए भी किया जाता है। ट्रैक्शन का इस्तेमाल जो है स्पाइनल पर प्रेशर को कम करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ट्रैक्शन क्या होता है। तो ट्रैक्शन जो है, ट्रैक्शन का उद्देश्य समझिए, ट्रैक्शन क्यों है, क्या उद्देश्य है इसका। तो टूटी हुई हड्डियों व अंग का गति भ्रंश होने पर उन्हें रिलीज करना, ठीक है। ट्रैक्शन का काम है कि जो टूटी हुई हड्डी है या अन्य अंग है उसको गति भ्रंश होने पर उन्हें रिलीज करना, मतलब उन्हें आराम करना, ठीक है। सर्जरी के बाद अस्थायी रूप से दर्द से आराम दिलाने के लिए, सर्जरी हो रखा है तो दर्द होगा, तो दर्द से अस्थायी मतलब टेम्पररी आराम दिलाने के लिए भी। अस्थियों की विकृतियों का इलाज मतलब हड्डियों के समस्या के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पाइनल नर्व में प्रेशर को कम करने के लिए, अगर किसी को पीठ में दर्द है, स्पाइनल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन मशीन जो आपके पैरों को क्या करेगा, आपके बॉडी को खींचता है दोनों साइड से, जिससे होता यह है कि आपका स्पाइनल का प्रेशर कमता है, दर्द जो है आपको कम महसूस होगा, ठीक है ना। तो यही जो है कुछ उद्देश्य है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आराम दिलाने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए, फ्रैक्चर जॉइंट सही से करने के लिए, इन सब में जो है इसका उद्देश्य होता है। ओके, ट्रैक्शन के प्रकार, ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन। ऊपर अभी पढ़ाए हैं कि स्किन ट्रैक्शन जो है टूटी हुई हड्डियों के उपचार के लिए पट्टी, खपची और कैनवास तीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और आदि का जो है अस्थि भंग के स्थान पर स्किन के ऊपर बांधा जाता है, और जब बांधा जाता है तो पुल्ली जो है इसको सही दिशा में खींचता है, और यह एक अस्थि भंग का अस्थायी इलाज होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पे है स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिन का, तार का, रड का, जो भी ज्वाइंट में अगर पिन, तार, रड ये सब लग रहा है किसी के हड्डी के जोड़ने में, तो उसमें यह पुल्ली, रस्सी, वजन के साथ जो है इस स्केलेटल ट्रैक्शन का इस्तेमाल जो है हड्डी को उचित स्थान पर, रड को, चूँकि रड है, तार है, पिन है, तो इसके लिए उचित स्थान पर हड्डी आना बहुत ज़रूरी है, तो उसको उचित स्थान पर लाने के लिए इस स्केलेटल ट्रैक्शन का उपयोग जो है किया जाता है। तो यही दो प्रकार के स्केलेटल होता है, जिसको मैंने आपको बता दिया, कॉमन रूप से यही दो होता है, बाकी इसका उद्देश्य बता दिए, होता क्या है वो भी बता दिए, ठीक है ना। तो अगर आपसे 5 नंबर में एग्जाम में पूछे कि ट्रैक्शन क्या है तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, ओके। या फिर कहीं भी कोई भी पूछे कि ट्रैक्शन क्या है तो सीधा बताइए कि ट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्रैक्चर के इलाज के लिए सही पोजीशन में हड्डी को ज्वाइंट के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर यूँ कहा जाए तो इससे हम किसी को स्पाइनल प्रेशर हो, दबाव हो, दर्द हो स्पाइनल में, तो उसको कम करने के लिए, यानी टेम्पोररी रूप से यह दर्द को भी आराम दिलवाता है, ठीक है ना। तो यही मेरा ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे मैंने जो भी हो सका डिफरेंस और 2 अच्छे प्रश्न को देखे हैं, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। हम विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।